हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव में, जहाँ मैं आपके साथ वंडर एंड हिलर का नाम शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन ऋषि से कहता है, आपने तो मेरे दिल में आने से पहले भी नॉक नहीं किया था, तो मेरे रूम में आने से पहले नॉक करने की क्या ज़रूरत है आपको। और ये बात सुनकर हमारा जो साल शिशु होता है ना, उसके दिल की तो धड़कनें तेज हो जाती है एकदम से। उसका चेहरा जो अभी थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट्स की एम्बैरसमेंट से हल्का हल्का लाल हो रहा था, वो ब्लश करने कल और भी ज़्यादा लाल होने लग गया था। शिशु फैन की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हारी फालतू बकवास के लिए मेरे पास समय नहीं है, समझे। अब बकवास मत करो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। और वैन को देख के तो ऐसा लग रहा था कि शिशु की बातों का उस पर रत्ती भर असर नहीं हुआ था। वो ना अपने दोनों हाथों को फोल्ड करे हुए शिशु को देख के जा रहा था। उसने अपनी शर्ट पहन ली थी, डोंट वरी गाइस, उसने शर्ट पहनी थी और वो हाथ को फोल्ड करके शिशु की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर ना अभी बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। शिशु से देखता है कि वो उसे घूरे जा रहा है बेन, तो वो गुस्से में कहता है, क्या है अब यहाँ खड़े होकर ना मुझे मॉडलिंग वाले पोज मत हो, चलो चलो हम लेट हो जाएंगे तुम्हारी वजह से, ऑलरेडी बहुत लेट करवा चुके हो तुम। बेन अब भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस उसे देख के स्माइल करे जा रहा होता है। फिर दो कदम शिशु की तरफ बढ़ाता है और शिशु सोचता है कि ये क्या कर रहा है, और उसके पास में आता है, मतलब बहुत पास नहीं, थोड़ा पास में आता है और शिशु के माथे पर हाथ रखता है और फिर गालों पर हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ शिशु, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपके गाल इतने लाल लाल क्यों हो रहे हैं। और मैंने जब उसे छुआ था ना उसके गालों को, शिशु तो उसी वक्त फ्रीज हो गया था एकदम से। शिशु मैन को देखने लग जाता है और मैन तो शिशु को देख ही रहा होता है, अपने चेहरे पर वो प्यारी सी स्माइल लिए हुए और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। शिशु अपने सेंसेस में आता है और वो फिर का हाथ एकदम से झटक देता है और कहता है, डोंट यू डेयर टू टच मी, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना और अपनी हाथ में रहो, समझे। जल्दी से तैयार हो और नीचे आ जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और तो बस शिशु को जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पे ना भी बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं और दर्द से दिखाया जाता है कि शिशु जो होता है वो कमरे से बाहर आता है और जो रेलिंग होती है ना पकड़ने वाली, उसे पकड़ लेता है और गहरी सांसें लेने लग जाता है और फिर एक बार फिर के रूम की तरफ देखता है और उसे देख कर साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी हर्ट है उन शब्दों से जो उसने अभी वैन को कहा है। वो सारा पेन जो अभी फील कर रहा था उसकी आंखों में दिख रहा था। फिर शिशु नीचे आ जाता है सीढ़ी से और थोड़ी देर बाद बेन भी आ जाता है। फिर वो सब लोग शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। गाइस माफ़ करना, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहे हैं, काम चल रहा है ना उसकी वजह से, तो अगर आवाज़ें आए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। आ ही रही है, सॉरी, मतलब आ ही रही हैं आवाज़ें, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सो बैक टू द स्टोरी। वो सब लोग मॉल में आ जाते हैं और जो भी उन्हें खरीदारी करनी होती है वो करने लग जाते हैं। और मिसेस जाओ के पास तो उनके बॉडीगार्ड थे और जाओ के साथ तो वैन था। अब शिशु जहाँ पे वो आदमी लोग के कपड़े होते हैं ना, वहाँ पे कपड़े देख रहा होता है, जो ड्रेसेस होती हैं, वहाँ पे ना उसे एक सूट पसंद आता है, वो पार्टी में पहनते हैं ना वाला, वो एक वन पीस सूट होता है, उसमें हाई नेक होती है, जैसे यूजली शर्ट होती है कोट के अंदर, उसमें हाई नेक थी। वो सूट उसे पसंद आता है, अपने लिए नहीं, वैन के लिए। वो वैन की तरफ देखता है, कहता है, वैन पर अच्छा तो लगेगा, मेरे पास तो अच्छा ही लगना चाहिए, और साइज़ भी मुझे सही लग रहा है इसका। ये सब चीज़ें ना वो मन में सोच रहा होता है। फिर वो मन में कहता है, नहीं नहीं नहीं, शायद मैं गिफ्ट देना वैन को मेरे सारे केक राय पे पानी फेर देगा। फिर वो सोचता है कि ज़रूर थोड़ा ना कि ऐसा हो, मेरे पे तो सब लोग अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देते हैं, वो तो देगा तो क्या हो जाएगा। वो फिर वैन को बुलाता है और उससे वो ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है। ऋषा ने जब उससे कहा था ड्रेस ट्राई करने के लिए, वैन तो एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो उस पर गुस्सा हो रहा था, उसे कहता है, मुझे छुओ मत, अपने याद में रहो, काफ़ी गुस्से में था। और अचानक से उससे ड्रेस ट्राई करने के लिए क्यों कह रहा है। और उसे कंफ्यूज देख कर ऋषु कहता है, क्या हुआ। वैन कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। ऋषु कहता है, तो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो ड्रेस। वैन कहता है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे इतने एक्सपेंसिव कपड़े पहनने की आदत नहीं है और ना ही मैं इनमें कंफर्टेबल होता हूँ, सो मैंने ट्राई नहीं कर सकता। ऋषु कहता है, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं, और
तुम किस में कंफर्टेबल हो किस में नहीं। मैंने तुम्हें ये ऑर्डर दिया है, इसे फॉलो करो और चाहे ट्रस्ट ट्राई करो। मेरे बॉडीगार्ड और असिस्टेंट हो तुम, कल की पार्टी में तुम्हें अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी नहीं पहन सकते तुम, समझ में आया? तो जाओ और ये ट्रस्ट ट्राई करो। मैंने एक हल्का सा नोट करता है और जाने लगता है। जाने से पहले वो पढ़ता है एक बार और यीशु कहता है, आप यहीं रुकिएगा प्लीज़, जब तक मैं ना आऊँ यहाँ से कहीं मत जाइएगा। यीशु कुछ भी नहीं बोलता है और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। यीशु वहाँ पर अपना सर पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। वो ये सब सोच रहा था कि उसे और कितने दिन तक पेन को हार्ड करना पड़ेगा, कितने दिन तक उसे इस तरह से ह्यूमिलेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐसे जिससे वो ये जॉब छोड़ के चला जाए। वो चाहता था कि वैसे जॉब छोड़ के चला जाए ताकि उन दोनों की सफरिंग ख़त्म हो जाए। पर फैन को इस जॉब से हटाने के लिए, मतलब उसे मजबूर करने के लिए कि वो ये जॉब छोड़ के चला जाए, यीशु जो कर रहा था ना, उससे वो खुद ही अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपने जीन्स की पॉकेट से फ़ोन निकालता है और देखता है कि हानिम का कॉल है। उसका नंबर देख कर ना यीशु के चेहरे पे एक स्माइल आती है। यीशु कॉल उठाता है, उधर से हानिम कहता है, हेलो ब्रदर। यीशु कहता है, फाइनली तुम्हें मेरी याद भी आ गई। हानिम कहता है, आप तो मेरी याद में खून से भरे खत लिखते हैं ना मुझे। हानिम की ये बात सुनकर ना यीशु को हंसी आने लग जाती है। वो कहता है, सॉरी हानिम, तुम वहाँ देखो मेरे काम के लिए गए और मैं ही तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया। भाई को माफ़ कर दो। हानिम कहता है, मैं आपसे नाराज़ हूँ ही नहीं, पहली बात तो माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। यीशु कहता है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, पता है? हानिम कहता है, वो तो मैं हूँ। यीशु कहता है, वैसे हानिम, जो काम मैंने तुमसे कहा था तुमने वो कर दिया ना? वो ये बोलता तो है पर हानिम को ना उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती। वहाँ इतना शोर हो रहा होता है कि वो सुन नहीं पाता है। वो कहता है, हेलो भाई, भाई क्या कह रहे हैं आप? भाई बहुत शोर हो रहा है, आप ज़रा बाहर आके बात कीजिए ना। यीशु कहता है, बाहर आके बात करूँ? हानिम कहता है, हाँ आइए ना बाहर। वो एक बार सोचता है, लेकिन जो बात उससे पूछनी थी वो उसके लिए भी वो बहुत क्यूरियस हो रहा था। तो एक बार वो चेंजिंग रूम की तरफ देखता है जहाँ मैंने भी चेंज करा होता है, फिर उस जगह से थोड़ा दूर आ जाता है। मतलब एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी और वो लोग आराम से बात कर सकते थे। पर उसे पता था कि अगर वैन बाहर आया तो चिंता करेगा, पर हानिम को उससे बात करनी थी और वो भी जो बताने वाला था उसके लिए क्यूरियस था। तो उसने सोचा कि जल्दी से बात ख़त्म करके वापस चल जाएगा, जिससे वैन को चिंता भी नहीं होगी उसकी और उसको जो काम हानिम को दिया था उसने उस बारे में पता भी चल जाएगा। यीशु कहता है, अब आ रही है मेरी आवाज़? हान कहता है, हाँ अब आ रही है। यीशु कहता है, तो बताओ वो पेंटिंग तुम्हें मिली? हानि कहता है, हाँ भाई हाँ, आप मुझे कोई काम दो और मैं उसे ना कर पाऊँ, ऐसा कभी हुआ है? यीशु कहता है, थैंक गॉड। हानि कहता है, खाली पेंटिंग ही उसकी अच्छी होती हैं, आदमी तो वो एकदम सही लीचड़ है। यीशु कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हानि कहता है, क्या कहूँ फिर, आज तक अपने एक भी ऑक्शन में नहीं आया वो, पता नहीं ऐसी क्या दिक्कत है उसको। यीशु कहता है, जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो उसके बारे में ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए हानि। पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम हो जिसके कारण वो सबके सामने लाना चाहता हो। उसके कुछ पर्सनल रीज़न भी तो हो सकते हैं, ऐसे कैसे तुम उसे घमंडी कह सकते हो हानि? हानि कहता है, अच्छा पापा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाई, मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। कौन है वो जिसकी कला के आप इतने ज़्यादा दीवाने हो? यीशु कहता है, शट अप हानि। हानि कहता है, अब जिनका नाम ले लिया तो शट अप हानि। यीशु कहता है, ज़्यादा जुबान नहीं चल रही आजकल तुम्हारी, और एक ऐसे जैसे बोल रहे हो तुम जैसे मैं जिनका दीवाना हो गया या फिर हमारे बीच में कुछ चल रहा है। वो बस मैं उसे पसंद करता हूँ एज एन आर्टिस्ट, मुझे उसकी पेंटिंग्स पसंद है, उसकी सोच पसंद है। मुझे बिना बात के मुझे इरिटेट करना बंद करो, ठीक है? हानि कहता, ओके ओके, वैसे भी वो जन किसको पसंद हो सकता है? यीशु कहता है, तुम फिर शुरू हो गए। हानि कहता, ओके ओके सॉरी। यीशु कहता है, तुम इतना झुन क्यों करते हो? मुझे लगता है तुम्हें ही उस पर क्रश हो गया है।
हनी कहता है उस पे क्रश होगा मुझे। जिस दिन उस पर मुझे क्रश हो गया ना भाई, उस दिन मैं अपने दिल को ही क्रश कर दूंगा। अब ना ये दोनों ऐसे बात करने लग जाते हैं और जिस दिमाग से ना वेन का ख्याल निकल जाता है कि वेन वहाँ पर चेंजिंग रूम में था और वो परेशान हो रहा होगा। एकदम से भूल जाता है, दोनों बात करने लग जाते हैं और वहाँ वेन जो चेंज करके आता है और जीशु को वहाँ ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है कि जीशु कहीं मिल जाए। वो आसपास के लोगों से भी पूछने लग जाता है, पर किसी को पता नहीं। बोलूँगा अपने काम में किसी तरह से देखा ही नहीं उसे। वो पागलों की तरह जीशु को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, तभी वो किससे टकराता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब हमें जीशु को दिखाया जाता है जो कि हनिंग से बात कर रहा होता है। हनिंग कहता है, मैं मर भी जाऊँगा ना तो भी उस पर कभी क्रश नहीं करूँगा। मेरा क्रश तो उसका मैनेजर है। भाई कितना हैंडसम है वो और कितना डिसेंट लगता है, पर वो थोड़ा इंट्रोवर्ट लगता है मुझे। कभी भी ऑप्शन में किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। पर ना कल से मैंने वो पेंटिंग जीती थी ना, तो फिर उसने मुझसे हाथ मिलाया था। ओह गॉड भाई, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी अच्छी फीलिंग हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज़ बढ़ गई थी। यीशु कहता है, ये नई खबर सुनने मिल रही है मुझे, तुम्हें उसके मैनेजर पे क्रश है? हनी कहता है, हाँ बहुत पहले से। यीशु कहता है, फिर तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। हनी कहता है, गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़? यीशु कहता है, मैंने कल जुन और भाई को पार्टी में इनवाइट किया था और जुन तो नहीं आ पाया था, पर भाई ने आने के लिए हाँ कर दी है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो कल ज़रूर आएगा। हाँ नहीं कहता, क्या क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? यीशु कहता है, नहीं तुम्हें पता है मैं मजाक नहीं करता। हनी कहता है, ओह भाई मैं क्या बताऊँ मैं बता नहीं सकता कि मैं भी कितना खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाई। उसे कहता है, हो गया आज के लिए इतना नाटक बहुत है। वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें वैन किसी को दिखाया जाता है जो किसी इंसान से टकराया होता है और वो इंसान कोई और नहीं फाई था। फाई कहता है, वैन वैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैन कहता है, आज तो नहीं मिल रहे हैं। फाई कहता है, नहीं मिल रहे मतलब हुआ क्या है? वैन कहता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, अभी आशिफ को मिलना बहुत ज़रूरी है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर कहता है, ठीक है आप इस साइड ढूंढिए, मैं उस साइड ढूंढता हूँ। वैन कहता है, ठीक है। और फिर वैन और भाई दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जीशु को ढूंढने लग जाते हैं। वैन जीशु को ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे जीशु हनिंग से बात कर रहा था, पर बीच में शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ था जिसके उस पार जीशु था और इस पार वैन। और वैन हर तरफ देख रहा होता है पर उसकी नज़र उस तरफ नहीं पड़ी हुई थी जहाँ पर जीशु खड़ा हुआ था और बात कर रहा था। जो वैन को देख लेता है। पहले तो वो उससे देखते रह जाता, वो ड्रेस में इतना सुंदर लग रहा था और जिस तरह वो अपने बाल बिखेर रहा था फ्रस्ट्रेशन में, उसे वो देख कर ही मतलब मंत्रमुग्ध हो गया था। वो की नज़र भी जीशु पे पड़ जाती है और उसे देखते ही जो उसके अंदर चिंता थी जीशु को लेकर वो अब गुस्से में बदल जाती है। वो तुरंत ही बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो गेट खोलता है और उसकी तरफ आने लग जाता है। यीशु इनको इतने गुस्से में देखता है तो उसे याद आता है कि वो इस बारे में तो भूल ही गया था। फिर वहाँ पर उसके लिए परेशान हो रहा होगा और वो यहाँ पर हानिंग से बातें कर रहा था। और फिर यीशु थोड़ा घबराया हुआ होता है, वो कहता है, हानिंग मैं बाद में बात करता हूँ। हानिंग कहता है, भाई मेरी बात तो सुनो। यीशु कहता है, हानिंग मैं बाद में बात करता हूँ ना। हानिंग कहता है, ठीक है अपना ख्याल रखना। यीशु कहता है, मैंने आपसे कहा था ना मेरा वहाँ इंतज़ार करिएगा, क्यों नहीं रुके आप वहाँ पर? थोड़ी सी सहमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। बेन कहता है, पर मुझे जवाब चाहिए, आप वहाँ क्यों नहीं रुके? आप यहाँ किससे कॉल पे बात कर रहे थे? क्या ये कॉल आपकी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी थी? आपको पता है पिछले 10 मिनट मुझ पर क्या बीती है? आपको नहीं पता होगा। इसे क्या हाल आ रही थी मेरे मन में, कुछ अंदाजा है आपको? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? हाँ बताइए, क्या करता मैं? क्या जवाब देता मैं आपके पापा को, आपकी माँ को? कुछ अंदाजा है आपको? कॉल पर बात कर रहे थे आप, इतनी ज़रूरी कॉल थी ये? इतनी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती कि मेरा आपके साथ रहना ज़रूरी है, आपकी जान को खतरा है? आपको समझ में क्यों नहीं आता है? मैंने इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले यीशु से टोकता और कहता है, 1 मिनट, पहले तो अपनी ज़बान संभाल के बात करो मुझसे, समझ में आया? और तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं। और मैं तुम्हारा इंतज़ार वहाँ क्यों करता?
क्यों करता मैं तुम्हारा इंतज़ार? क्यों होता मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे? मेरे जोन में आएगा ना, मैं वही करूँगा। समझ में आया? तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम परेशान हुए वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी नहीं। मेरे मन में जो आएगा मैं करूँगा। और क्या कहा तुमने? तुम्हारा मेरे साथ रहना ज़रूरी है? मिस्टर वैन केसिंग, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। डैड को मैं पहले यही कह चुका हूँ और तुम्हें भी बता रहा हूँ कि तुम किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ, ठीक है? तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि डैड की इच्छा है, वरना मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दोबारा मुझसे इस लहज़े में बात की ना तो देखना मैं क्या करता हूँ। अपनी औकात मत बोलो, समझे? बॉडी गार्ड हो, बॉडी गार्ड बन के रहो। फिर कुछ सेकेंड्स के लिए चुप रहता है, फिर उसके चेहरे पर ना कड़वी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, थैंक यू सो मच मास्टर जो मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। अब मैं भी आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूँ। पहली बात तो मुझे आपके कौशल पे कोई संदेह नहीं है। मुझे पता है कि आप अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, पर आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए पर जो हमला करने आएगा वो भी पूरी तैयारी के साथ ही आएगा, आपको जान से मारने ही आएगा। सो प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करिएगा। आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है और मेरा धर्म भी। तो प्लीज़ दोबारा ऐसी लापरवाही अब ना करें तो बेहतर होगा। मैंने नोटिस किया था कि इसने पहले भी वैन को इस तरह से जलील किया था, वो कभी ऐसे हर्ट नहीं हुआ था। आज वो बहुत हर्ट फील कर रहा था। उसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वो कितना ब्रोकन फील कर रहा है। पर वो इस समय इतना हर्ट इसलिए नहीं था कि ऋषि ने उसे इंसल्ट किया था, उसे इतनी कड़वी कड़वी बातें कही थी। उसे बुरा इसलिए लग रहा था कि ऋषि अपनी लाइफ का कुछ नहीं समझता। उसे ज़रा भी ये नहीं लगता कि अगर उसको कुछ हो गया तो जो उसे चाहते हैं उनका क्या होगा। वो बिल्कुल ही लापरवाह हो रहा था इस समय और हमेशा ही रहता था। मैंने फिर ऋषि से कहता है, बातें हो गई हूँ आपकी कॉल पर, तो अब चले। ऋषि वहाँ से चला आता है और फिर वैन भी उसके बीच बीच चला आता है। और फिर वो लोग वापस से उसी जगह पे आते हैं जहाँ पे उन्होंने कपड़े वपड़े देखे थे ना, वहीं पे। वैन साहब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, मिस्टर मिसेस साहब वहाँ पे आते हैं और मिस्टर साहब कहते हैं, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने बताया कि तुम कहीं मिल नहीं रहे थे, हम सब कितना परेशान हो गए थे। ऋषि कहते हैं, मॉम डैड हनी का कॉल आ गया था तो मैं ज़रा बाहर बात करने चला गया था और फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि आप लोग क्या परेशान हो रहे होंगे। ऋषि कहते हैं, तुम ऐसे ही हो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती ना कि तुझे तुम्हारे चक्कर में परेशान हो रहा है। ऋषि कहता है, सॉरी डैड। फिर ऋषि कहते हैं, अच्छा आप जाने दीजिए ना, बच्चा तो सेफ है ना। ऋषि कहते हैं, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसको। सजा कहते जो भी, आप चलिए शॉपिंग कर लीजिए। फिर वो लोग जो भी अपनी शॉपिंग होती है वो कंटिन्यू करने लग जाते हैं। इससे सब वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अपने दोस्तों को पर्सनली इनवाइट करना था इसलिए वो चले गए थे। वैन और जहाँ वहाँ पे थे और जवान ने वैन ने अपनी वो ड्रेस जो थी वो चेंज कर ली होती है। फिर जब वो बिलिंग का टाइम आता है ना तो सारा सामान उसमें रखते हैं ना कि कौन कौन सा सामान लिया है, तो उसमें वो ड्रेस नहीं होती है। सब कहते हैं, भाई ड्रेस कहाँ है? वैन कहते हैं, मैंने नहीं ली। सर कहता है, क्यों नहीं ली? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा ऑर्डर ना मानने की? वैन कहता है, मैं आपका बॉडी गार्ड हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ, समझ गए आप? आपको यही चाहिए ना कि आपका स्टैंडर्ड बना रहे की पार्टी में, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। यहाँ मुझे इतनी सारी तो मिलती है कि मैं ढंग के कपड़े खरीद सकूँ अपने लिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। पर ये ड्रेस तो मैं नहीं लूँगा। ऋषि ने ना आज पहली बार वैन का ऐसा रूप देखा था। वैन ने इस तरह से बात की थी, ये फर्स्ट टाइम था। वैन ना आज बहुत गुस्से में था, सिर्फ आपकी इस गलती की वजह से, इस लापरवाही की वजह से। उसे उस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि वो ऐसे बात कर रहा था, बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, पर उसे बुरा लग रहा था साहब की लापरवाही की वजह से, और उस वजह से उसका दिमाग ख़राब हो रखा था। फिर साहब जाता है और वो ड्रेस को वापस ले आता है और उसको भी सारा सामान के साथ रखवा देता है, उसको भी मतलब खरीद लेता है उस ड्रेस को भी। उसके बाद वो दोनों शॉपिंग करके घर चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जिस दिन न्यू ईयर पार्टी थी। उसे ना सौ मैंशन को ना बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था और सारे गेस्ट भी आ जाते हैं, जो मतलब पार्टी शुरू होने वाली होती है तो सारे गेस्ट आ जाते हैं और फ़ही भी आता है। पर फ़ही का मूड ना थोड़ा सा ऑफ था। सास से मिलता है और उससे हाथ मिलाता है, कहता है, थैंक यू सो मच भाई, मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगे, पर
सच्ची में आपको देख के बहुत खुशी हुई। भाई भी हल्के से मुस्कुराता है, कहता है आता कैसे नहीं, आपने इतने प्यार से बुलाया था, मुझे तो आना ही था। साहब कहता है थैंक यू सो मच, प्लीज़ एंजॉय द पार्टी। भाई एक हल्का सा नोट करता है और फिर साहब अपने बाकी गेस्ट को अटेंड करने लग जाता है। और इतनी देर में वैन ऊपर से आ रहा होता है। भाई वैन को देखता है और वैन फाई को देखता है और फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। फाई कहता है अगर आपने मुझसे ना कहा होता ना आज की पार्टी में जाने के लिए तो मैं कतई नहीं जाता। वैन जो कि फाई से कॉल पे बात कर रहा होता है वो कहता है अरे तुमको क्या हो गया, तो इतना भड़क क्यों रहे हो। फाई कहता है कल जब मैं और आप मिस्टर साहब को ढूंढ रहे थे, मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते वहीं आ गया था जहाँ पर आप दोनों बातें कर रहे थे और मैंने उनकी सारी बातें सुनी। वो कैसा बर्ताव करते हैं आपके साथ, अब उन जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो, वो आपसे प्यार तो क्या आपकी इज्जत भी नहीं करते। मैं कहता है भाई वो हमारा पर्सनल मैटर है और ऐसा नहीं कि वो मेरी इज्जत नहीं करते, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है, वो ऐसे नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो बहुत ही नेक दिल के इंसान है, उनके ऐसा बर्ताव के पीछे कोई ना कोई कारण है, मैं जानता हूँ। भाई मेरी बात का यकीन करो, आशु ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, वो बहुत अच्छे हैं, बस उनके ऐसे बिहेवियर के पीछे कोई वजह है जिसे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ उनसे अपनी नाराज़गी छोड़ो और पार्टी में आना तो अच्छे से बिहेव करना, ठीक है। भाई कहता है वो तो अगर मैं नाराज़ भी होता तो भी करता, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अच्छा मैं आप कॉल रखता हूँ, बाय। ठीक है, फिर पेन कॉल कट कर देता है और हमारा फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। पेन फाई को देख के स्माइल करता है और फाई भी स्माइल करता है और फिर पेन वहाँ से नीचे आता है और टिशू के पास चला जाता है। और फाई को भी जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो जिनकी वेंडिंग्स के फ़ैन थे, वो उसे घेर लेते हैं, तो वो भी वहाँ विजिल जाता है। और यहाँ थोड़ी देर में फाई और देखुन भी आ जाते हैं। पार्टी चल ही रही होती है, तभी वो जो सैम था ना, सैम कोई सामान वामान लेकर इधर से उधर कर रहा होता है, मतलब सामान सेट कर रहा होता है, वो थोड़ा भारी सामान था, तो पेन चाहता है उसकी हेल्प कराने के लिए और उसकी हेल्प कराने के चक्कर में पेन के हाथों में चोट लग जाती है और खून बहने लग जाता है। और खून देखकर सैम भी बहुत घबरा हो जाता है और फाई भी और शीशु भी। सैम तुरंत ही शीशु का हाथ अपने हाथ में लेता है, तो सर आई एम सो सॉरी, सब मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी, रुकिए मैं अभी फर्स्ट लेकर आता हूँ। फाई भी तुरंत भागकर पेन के पास आता है और शीशु भी उसकी तरफ आने लगता है, पर वो आधे रास्ते में रुक जाता है। फाई और देखून भी ये सब चीज़ें देख रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ पे सब मास्क लगाए हुए थे, तो देखो नवन को नहीं पहचाना था, पर सीन तो सबने देखा था ना वहाँ जो हो रहा था। ये भाई शीशु की तरफ देख रहा था और फिर वो लोगों की तरफ, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि शीशु ऐसा क्यों कर रहा है, अगर उसको जाना है तो जाए ना, वो क्यों वहाँ रुका हुआ है। शीशु बहुत ही चिंता से वन की तरफ देख रहा होता है। और ये भाई वो सारे सीन को फिर सैम वो फर्स्ट एड लिख के आता है और ये भाई उसके हाथ से लेता है, कहता है मैं करता हूँ रुको, और वो उसके हाथ से फर्स्ट किट लेकर पेन के पास आता है और उसके हाथ में जो भी चोट लगी थी उसे साफ करके पट्टी करता है। गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कभी इतना लंबा एपिसोड बनाया नहीं, तो मुझसे हो सकता है गलतियाँ हो जाए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। और अब आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय, जय वंशु।